Hello friends, I welcome you all on my YouTube channel C Type Guru Competition Zone। फ्रेंड्स मैं हाजिर हूँ लेकर आप लोगों के लिए मॉर्निंग का सेशन जो कि प्रतिदिन सुबह 9 बजे आता है। फ्रेंड्स ये सेशन आईएएस यूपीएससी या फिर जितने भी स्टेट पीसीएस हैं उनकी प्रिपरेशन करने वाले जो भी स्टूडेंट्स हैं उनके लिए द परफेक्ट क्लासेस है, क्योंकि इसमें कंप्लीट हम लक्ष्मीकांत की समरी, बिपिन चंद्रा की समरी या सतीश चंद्रा जितनी भी बुक्स आप पढ़ते हैं स्टैंडर्ड बुक्स, उन सभी स्टैंडर्ड बुक्स को समराइज करके हम आपके लिए लेकर आते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट और काफ़ी शॉर्ट वे में आपकी टॉपिक जो आसानी से आप आंसर कर सकते हैं। फ्रेंड्स ये सेशन आपको प्री से मेंस लेवल तक के लिए हेल्पफुल होगा, इसलिए फ्रेंड्स आप प्रतिदिन इस सेशन को जरूर ज्वाइन करें। बिना लेट किए हुए फ्रेंड्स स्टार्ट करेंगे हम लोग आज का सेशन। यह प्रतिदिन मॉर्निंग सेशन है। इस मॉर्निंग सेशन में आप सुनने की ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें। प्रतिदिन सुबह 9 बजे ये सेशन लाइव फॉर्मेशन में आता है। आइए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं आज का मॉर्निंग सेशन। हेलो फ्रेंड्स, once again I welcome you all on my YouTube channel C-TET Guru Competition Zone। फ्रेंड्स थोड़ा सा गला खराब होने की वजह से साउंड में इशू है। आशा है कि इस प्रॉब्लम से कोई ज़्यादा दिक्कत आप लोग को नहीं होगी। आइए फ्रेंड्स बिना लेट किए हुए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज का काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन है फ्रेंड्स। अभी तक हम लोग जो देख रहे थे वह इम्पोर्टेंट राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में हम लोग देख रहे थे। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में हम लोगों ने देखा था कि अभी तक जितने भी राज्य के नीति निर्देशक तत्व थे उनमें हम लोगों ने अभी तक 39 तक के पॉइंट को देखा था, अर्थात कि 36 से लेकर 39 तक के सभी पॉइंट को हमने देखा था कि किस फॉर्म में हमारे देश के अंदर वह राज्य का नीति निर्देशक तत्व वर्क करता है। फ्रेंड्स अब देखना है हमें 40 से लेकर 51 तक के बीच की बाकी जितने भी अनुच्छेद जो कि हमारे राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत आते हैं उनके बारे में। आइए फ्रेंड्स बिना लेट किए हुए स्टार्ट करते हैं ये टॉपिक्स। तो ये टॉपिक की बात करें फ्रेंड्स तो ये आता है हमारा संविधान का अनुच्छेद संख्या 40। अनुच्छेद संख्या 40 फ्रेंड्स हमारा कहता है कि ग्राम पंचायतों का जो संगठन होता है इस संगठन बनाने की बात अनुच्छेद संख्या 40 में कही जाती है। इसका अर्थ है राज्य ग्राम पंचायतों के संगठन करने के लिए कदम उठाएगा और उनको ऐसी शक्तियाँ एवं प्राधिकार प्राप्त करेगा। जिस समय पंचायती राज हमारे देश में लागू हुआ, ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, पंचायती राज जिस समय आपका 42वां संविधान संशोधन 1976 में लागू हुआ, उस कंडीशन के समय अब बात यह हुई कि जब हमारे देश के अंदर शासन की दो व्यवस्था है, एक तो सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में, दूसरा स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में। तो बात यह हुई कि सेंट्रल और स्टेट दोनों गवर्नमेंट है, तो पंचायती राज है वो किसके अंडर में होगा। तो उस कंडीशन में सेंट्रल गवर्नमेंट ने बात कहा था, संविधान में बात कही गई थी कि स्टेट जो होगा अपना जो प्राधिकार होगा, कुछ अधिकार वह पंचायती लेवल पर जो पंचायती राज होगा उसे सौंप देगा, जिससे कि वो अपने लोकेलिटी को अपने अकॉर्डिंग कार्य को कर सके। अर्थात कि स्टेट के जो कुछ अधिकार है वह अधिकार किसे प्रदान कर दिए जाएंगे, जो स्थानीय स्वशासन वाले लोग हैं, अर्थात पंचायती जैसे सरपंच हो गया, उसके बाद मुखिया, पंच, इस तरह से जितने लोग हैं उनके पास स्टेट के स्तर का आपका अधिकार अवेलेबल है। इसलिए कोई भी फैसला अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो 1 लाख से लेकर 1 लाख तक की कोई भी अगर समस्या होती है तो ग्राम पंचायत में ही उनकी समस्या सॉल्व कर दी जाती है। उसके बाद की समस्या होने के बाद आपको कोर्ट में अपील करने की ज़रूरत होती है। तो ये समझ लीजिए कि आप स्टेट का जो पावर है वो डिस्ट्रीब्यूट होता है कहाँ पे, ग्राम पंचायतों पे, और ग्राम पंचायत का संगठन करने का जो अधिकार है उनके लिए स्टेट जो है कदम उठाता है, साथ ही साथ उनको शक्तियाँ एवं प्राधिकार भी प्रदान करता है। क्लियर है फ्रेंड्स पहली पॉइंट। उसके बाद दूसरी पॉइंट कहता है फ्रेंड्स स्वायत्त शासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने योग्य बनाने के लिए आवश्यक है। कह रहे हैं स्वायत्त शासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने योग्य बनाने के लिए आवश्यक है। मान लीजिए कि हम कहते हैं कि स्वशासन की व्यवस्था है,
स्वशासन की व्यवस्था के लिए आपका जो है वह छोटे लेवल पे आपका जो स्वशासन की भावना है वो उत्पन्न होनी चाहिए। छोटे लेवल इन द सेंस आपका ग्राम पंचायत लेवल पे, ग्राम लेवल पे जब आपका इस सुरक्षा की भावना और इस तरह की भावना उत्पन्न होगी, उसके बाद ही न जाकर आगे की तरफ आपका स्वशासन की भावना उत्पन्न होगी। अर्थात कंप्लीट स्वायत्त शासन बनाने के लिए छोटी छोटी इकाइयों के अंदर स्वशासन की भावना उत्पन्न करनी पड़ेगी। उसके बाद ओवरऑल अर्थात कि पूरे कंट्री के अवसर पे आपकी स्वायत्त शासन की व्यवस्था होगी। सपोज दैट कि एक ग्रामीण व्यक्ति है, ग्रामीण व्यक्ति को किसी प्रकार की अगर कोई समस्या होती है, सपोज दैट कोई ग्रामीण व्यक्ति है और उसे कोई समस्या होती है, तो ये कन्फर्म है कि डायरेक्ट वह राज्य के मुख्यमंत्री के पास तो जा नहीं सकता है। लेकिन क्या करेगा, वो अपनी समस्या को अपने लेवल से ग्राम पंचायत या ग्राम के मुखिया के पास या सरपंच के पास जरूर पहुंचा सकता है। उस कंडीशन में और उनकी समस्या उनकी लोकेलिटी में रहने वाले जो सरपंच है या फिर जो मुखिया है या फिर जो पंच है वह भली भांति समझता है, तो उनकी समस्याओं को आसानी से सॉल्व कर सकता है। लेकिन सिर्फ ये अधिकार मुख्यमंत्री के अंडर में हो तो मुख्यमंत्री शायद इतना प्रॉपर वे से वर्क नहीं कर पाए सभी लोकेलिटी के लिए। सपोज दैट अगर बिहार की बात करें तो एक तरफ अगर यहाँ पर सिवान में कोई समस्या हो और दूसरी तरफ किशनगंज में समस्या हो, तीसरे तरफ पटना में समस्या हो, अब एक मुख्यमंत्री अपने पावर को कहाँ कहाँ डिस्ट्रीब्यूट करेगा, किस लेवल पर लेके जाएगा, इम्पॉसिबल है। इस कंडीशन में इस स्वायत्त की भावना को उत्पन्न करने के लिए ग्राम पंचायत एवं छोटे स्तर की स्वायत्त व्यवस्था की स्थापना करना जरूरी है। इसलिए यह कहता है कि स्वायत्त शासन की शुरुआत करने के लिए हमें छोटी इकाइयों से इनकी व्यवस्था शुरू करनी पड़ेगी। आशा फ्रेंड्स ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। अर्थात कि ग्राम पंचायत की संगठन, उनके प्राधिकार एवं साथ ही साथ उनकी शक्तियां प्रदान करने से लेकर एवं सभी इकाइयों को अधिकार देने का जो क्षमता है वह किसके पास स्थित है, राज्य के पास स्थित है। यह कहती है हमारा अनुच्छेद संख्या 40। क्लियर है फ्रेंड्स, अनुच्छेद संख्या 40। किसी को डाउट नहीं होगा? अगर डाउट नहीं है फ्रेंड्स तो एक बार थम्स अप कीजिए। सेशन अगर अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक बटन जरूर क्लिक करें। अपने फ्रेंड्स को शेयर कंटिन्यूअसली करते रहें। अगर लाइव फॉर्म में कोई प्रॉब्लम हो तो आप लाइव चैट में अपना मैसेज कर सकते हैं, अदरवाइज बाद में आप कमेंट्स के थ्रू से भी आप हमें मैसेज कर सकते हैं। आइए फ्रेंड्स अगर अगले पॉइंट की बात करें तो संविधान के अनुच्छेद संख्या 41 अर्थात कि 41 ये क्या कहता है फ्रेंड्स, कुछ दशाओं में काम, शिक्षा, लोक सहायता पाने का अधिकार है। कुछ दशा में यहाँ पे ये क्लियर कर दिया है कि कंप्लीट फॉर्म में नहीं अधिकार, लेकिन कुछ स्थिति में ही आपका काम करने का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, लोक सहायता का अधिकार दे सकता है। क्यों? कुछ दशाओं में कहने के पीछे ये रीजन है क्योंकि शिक्षा हो गया, काम हो गया, ठीक है, अर्थात कि लोक सहायता हो गया, इसमें से कुछ भाग जो होते हैं आपके किसके कंट्रोल में होते हैं, ये सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर कंट्रोल में होते हैं। लेकिन इसके कुछ पार्ट राज्य सरकार के अंडर में भी होते हैं, जिस पार्ट के प्राधिकार के बारे में ये बातें कर रहा है। जैसे कि मान लीजिए कि बहुत सारे अधिकार ऐसे होते हैं जो राज्य के अंडर में होते हैं, कभी कभी सेंट्रल गवर्नमेंट भी उस पर फैसला ले लेता है। जैसा कि अभी एग्रीकल्चर रिफॉर्म बिल की अगर बात करें तो फ्रेंड्स इसके लिए हमने वीडियोस अपलोड किया है। यह प्राधिकार किसके अंडर में आता है, स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में आता है। लेकिन इस पर अध्यादेश लाने के लिए चर्चा किन्होंने किया, इन पे चर्चा किया हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट ने, इस पे पहल करी सेंट्रल गवर्नमेंट ने। तो इस तरह की जो समस्याएं होती है वह समस्या आती रहती है। तो इस कंडीशन में यह बात कहा इन्होंने कि कुछ दशाओं में शिक्षा, काम और लोक सहायता पाने का अधिकार राज्य दे सकता है। किस फॉर्म में कितने लेवल तक कार्य करेगा, इनको जरा आप जानिए। यह कह रहा है फ्रेंड्स, राज्य अपनी आर्थिक सामर्थ्य, विकास की सीमा के भीतर काम करने की, शिक्षा को पाने की, बेकारी, बुढ़ापा, बीमारी और निःशक्तता तथा अन्य कोई अभाव की दशाओं में लोक सहायता पाने का अधिकार है और इसे प्राप्त करने का प्रभावी उपबंध भी है। कह रहा है कि अगर आर्थिक समर्थ्यता यानी आर्थिक रूप से अगर किसी भी नागरिक को कोई समस्या होती है तो राज्य इस पर वर्क करेगा।
विकास की सीमा अर्थात कि जो विकास की नॉर्मलाइजेशन है वह सभी में को अगर समान रूप से नहीं हो रही है तो उस कंडीशन में वो सहायता प्राप्त कर सकता है। काम पाने की, अगर आपको राज्य सरकार अगर बेरोजगार है, राज्य सरकार अगर काम नहीं मिल पाती है तो राज्य सरकार के पास अधिकार है कि वह आपको कार्य किसी भी फॉर्म में डिपोट करे। उसके बाद क्या, उसके बाद कह रहा है शिक्षा पाने का। अब शिक्षा पाने का 6 से 14 वर्ष का अगर प्लान चल रहा है हमारा सर्व शिक्षा अभियान, तो इसमें तो सभी को राइट है कि जितने भी 6 से 14 वर्ष के बच्चे हैं वो आसानी से 1 से 8 तक की पढ़ाई कर सकते हैं आसानी से। उसके बाद की समस्या 9th और 10th में भी कुछ टेक्स्ट बुक से वगैरह प्रोवाइड किए जाते हैं और सहायता राशि दी जाती है। तो उस कंडीशन में कुछ हद तक शिक्षा प्राप्त करने के लिए भी जो प्राधिकार है वह आपकी राज्य सरकार जो होगी वह डिप्यूट कराएगी। उसके बाद क्या, बुढ़ापा। बुढ़ापा का मतलब कि बूढ़े लोगों को जो पेंशन दी जाती है या स्वास्थ्य शिक्षा के स्वास्थ्य के लिए जो प्रबंध किए जाते हैं उनका अधिकार राज्य सरकार के पास है। उसके बाद फ्रेंड्स कहता है बीमारी, अगर बीमारी या निशक्तता कोई आती है, कोई बड़ी बीमारी है तो उस कंडीशन में राज्य सरकार उस पर कंट्रोल करेगी। या फिर किसी अन्य प्रभाव के लिए सहायता करने का जो प्राधिकार है वह किसके पास अवेलेबल है, राज्य सरकार के पास अवेलेबल है। ऐसा फ्रेंड्स क्लियर हो गया होगा। अनुच्छेद संख्या 41 अर्थात कि अनुच्छेद संख्या 41 कहता है कि कुछ स्तर तक काम पाने का, शिक्षा का, लोक सहायता पाने का, इन सभी का अधिकार किनके पास है, राज्य सरकार के पास। यह कुछ दशाओं में इसलिए कह रहा है क्योंकि यह अंडर कंट्रोल सेंट्रल गवर्नमेंट आता है। यह जो पार्ट है सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आता है, लेकिन स्थानीय लेवल पर, लोकल लेवल पर राज्य सरकार के पास इनके अधिकार अवेलेबल है। क्लियर है फ्रेंड्स सब किसी को? सब किसी को क्लियर है तो प्लीज थम्स अप आप करते रहें। देखते हैं फ्रेंड्स अनुच्छेद संख्या 42 अर्थात कि संविधान की अनुच्छेद संख्या 42 कहती है कि काम के न्याय संगत, उसके बाद मानवोचित दशाओं का तथा प्रसूति सहायता का उपबंध। सबसे बड़ी चीज कि न्याय संगत, उसके बाद मानवोचित दशा यानी कि जो उपयुक्त कंडीशन है, और न्याय संगत जो आपके विधि कानून अर्थात कि कॉन्स्टिट्यूशन के समक्ष बिल्कुल सही तथ्य है, सही पॉइंट है, उनके अकॉर्डिंग दोनों कार्य होना चाहिए। अर्थात कि राज्य के अंदर कोई भी कार्य न्याय संगत होना चाहिए और मानवोचित दशा में, ठीक है, मानवोचित दशा का तथा प्रसूति सहायता का उपबंध किया गया। अगर मान लीजिए कि किसी के मानहानि की समस्या होती है तो उस दशा के लिए भी उपयुक्त रूप में उनकी सहायता का अधिकार है। तो यह कहता है आपका अनुच्छेद संख्या 42 कि राज्य काम के न्याय संगत अर्थात कि जो वर्क दिया जाएगा वह किसे कौन सी वर्क देना है, बिल्कुल न्याय संगत होना चाहिए। और दूसरी बात कि मानवोचित दशाओं को सुनिश्चित करने के लिए प्रसूति सहायता के लिए उपबंध करेगा। अर्थात क्या, इस फॉर्म में अगर किसी भी रूप में राज्य के अंदर किसी भी अर्थात राज्य जो होगा वह यह सुनिश्चित करेगा कि उन्हें अगर किसी भी रूप में कार्य में अगर कोई समस्या होती है तो जितना भी उसकी प्रसूति सहायता होगी वह राज्य सरकार अर्थात कि स्टेट गवर्नमेंट उसे प्रोवाइड करेगी। अर्थात कि संविधान की अनुच्छेद संख्या 42 कहता है कि किसी भी व्यक्ति को अगर कार्य नहीं मिलता है, काम नहीं मिलता है, तो उस फॉर्म में जो सहायता देनी होगी वह आपका स्टेट गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी। अर्थात क्या, राज्य सरकार इन सभी चीज़ों को प्राप्त करने में अर्थात कि देने में उनकी पूर्ण रूप से सहायता करेगी। अच्छा फ्रेंड्स, ये अनुच्छेद संख्या 42 बिल्कुल छोटा था और सबको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। देखते फ्रेंड्स अनुच्छेद संख्या 43। अनुच्छेद संख्या 43 क्या कहता है हमारा कि यह कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी आदि अर्थात क्या कि मजदूरी देने की जो बात है, जो काम करते हैं तो समान रूप से कार्य करते हैं तो उनकी जो कार्य की है उनकी निर्वाह मजदूरी जो पैसे देने हैं वह पैसे का निपटारा के बारे में चर्चा हमारा करता है अनुच्छेद संख्या 43 अर्थात कि 43। यह कहता है फ्रेंड्स, राज्य उपयुक्त विधान या आर्थिक संगठन द्वारा
किसी अन्य रीति से कृषि के, उद्योग के या अन्य प्रकार के सभी कर्मकारों को काम, निर्वाह, मजदूरी, शिष्ट जीवन स्तर, अवकाश का संपूर्ण उपभोग सुनिश्चित करने वाले कार्य की दशाओं में और सामाजिक एवं सांस्कृतिक अवसर प्राप्त कराने का प्रयास करेगा। अर्थात क्या, सेंट आपका जो स्टेट गवर्नमेंट है उनके पास ये अधिकार है कि यह क्या करेगा, विधान या आर्थिक संगठन के द्वारा किसी भी फॉर्म में, यानी कि जो आपका कृषि के क्षेत्र में कोई अगर कार्य करना चाहता है या कोई उद्योग अर्थात कि इंडस्ट्री या फैक्ट्री में कार्य करना चाहता है, सभी कर्मकारों को काम देने का, सबसे पहला वर्ग कह रहा है कि काम देने का, अर्थात कि उसे कार्य मिलना चाहिए। साथ ही साथ निर्वाह मजदूरी, अर्थात कि जितनी उनकी मजदूरी होती है कार्य करने पर, जितनी उनकी मजदूरी होती है वो मजदूरी, दोनों कंडीशन। उसके बाद शिष्ट जीवन का स्तर, अर्थात क्या, बेहतर जीवन स्तर देश के अंदर, राज्य के अंदर पूर्ण रूप से उसे सम्मान मिलना चाहिए। तो वही कह रहा है कि शिष्ट जीवन स्तर, साथ ही साथ उनके अवकाश, बीच बीच में जो छुट्टियां होती है उनको उपभोग कराने के लिए जो भी कार्य है उनमें सहायता जो होगा वर्ग आपका स्टेट गवर्नमेंट जो है उसे करना पड़ेगा। क्लियर है फ्रेंड्स? अर्थात कि पहला एक बात समझ लीजिए, सीधा मेरे डायग्राम से आप समझिए, क्लियर हो जाएगा सबको। पहला नंबर चीज़ तो आपको काम देना है, अर्थात कि सेंट्रल गवर्नमेंट का, स्टेट गवर्नमेंट का काम, पहले काम देना। उसके बाद जो आपका लेबर वेजेज है, अर्थात क्या, पैसे देना जो इसकी मजदूरी है। उनके बाद क्या है कि पैसे देने के बाद इनके अतिरिक्त उनके जीवन स्तर, अर्थात कि जीवन में और किस तरह की, जैसे कि मान लीजिए जीवन स्तर की बात करें तो हो सकता है इसमें आपका क्या, जीवन स्तर में आपका स्वास्थ्य आ जाता है, सामाजिक सद्भावना आ जाती है। तो इस तरह की समस्याएं को आपको प्राप्त करने का। उसके बाद कार्य के अलावा जो प्रॉपर आपका छुट्टी मिलता है, अवकाश मिलता है, इनके बारे में आपका प्रॉपर सदुपयोग करने का आपका क्या होना चाहिए, अवसर प्रदान किया जाना चाहिए। कहाँ से? राज्य सरकार से, अर्थात कि राज्य कार्य देगी, अर्थात कि काम देगी। उसके बाद उसके लिए उपयुक्त पैसे देगी। उसके बाद आपके जीवन स्तर ठीक करने का अधिकार है। उसके बाद अगर आपको छुट्टी मिलती है तो अवकाश को पूर्ण रूप से उपभोग करने के लिए आपको उपयुक्त व्यवस्था करने का अधिकार किसके पास है? राज्य सरकार के पास। लेकिन आज के समय में यह काम का पूरा जो निपटारा है वो काफ़ी ज़्यादा कम हो रहा है, क्योंकि बेरोजगारी आजकल ज़्यादा बढ़ती जा रही है। और बेरोजगारी का मतलब सिर्फ और सिर्फ सरकार ही नहीं है। हम लोग सीधा सीधा ब्लेम एक ही पॉइंट पे लगाते हैं, जबकि यूपीएससी कहता है कि आप ओवरऑल सिचुएशन को ऑब्जर्व कीजिए और उसके अकॉर्डिंग अपने विचार रखिए। आप क्या बताइए कि बेरोजगारी का जो सिलसिला है सिर्फ और सिर्फ जो राष्ट्रीय आपका राजनेता है वही जिम्मेवार है, या आप और हम भी जिम्मेवार हैं? बिल्कुल हम सभी भी जिम्मेवार हैं। इसके पीछे क्या रीजन है, जरा से एक बार गौर कीजिएगा। सपोज दैट कि अगर किसी गांव की जनसंख्या अगर मान लीजिए कि 100 है, ठीक है, अगर उसके बाद सभी के अगर 100 फैमिली है, उसमें सभी को अगर 4-4 बच्चे भी है, ठीक है, तो कितने हो जाएंगे? 500 हो जाएंगे। 100 पहले से लेडी है और 4-4 बच्चे सबको हो गए। टोटल अगर 500 व्यक्ति हो गया, टोटल 500 हो गया, 100 पहले थे परिवार, अब 500 हो गया। उस कंडीशन में एक गांव के अंदर अगर 5 गुना ये बढ़ गया है, तो आप बताइए इस फॉर्म में कि सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट कितने जॉब को प्रोवाइड कर सकती है। इनमें अगर 500 जनसंख्या पर आपका गांव के हिसाब से अगर ग्रामीण क्षेत्र में बढ़ रहा है, फिर शहर में इसी फॉर्म में बढ़ेगा, यानी कि हर जगह जो जनसंख्या इतनी तेजी से वृद्धि कर रही है, क्या इस रेशियो में हमारे देश के अंदर इंडस्ट्रीज या फैक्ट्री आपका इस्टेब्लिश हो सकती है? इतनी जनसंख्या है तो इसको रहने के लिए जगह कम पड़ेगा, इंडस्ट्रीज और फैक्ट्रीज आप लगाइएगा कहाँ? लगाने की समस्या होगी। दूसरी नंबर चीज कि आपकी आर्थिक अर्थव्यवस्था इस फॉर्म में नहीं है कि इतना अधिक आप फुलफिल कर सके, तो उस कंडीशन में आप क्या कर सकते हैं? इन कार्यों को नहीं कर सकते हैं। अगर पहला कंट्रोल हमारा, ये दूसरा पहला डिसीजन था जनसंख्या का,
दूसरा रीजन की बात करें तो राजनेता को भी आप ही चूज करते हैं। राजनेता वैसा चूज करे जो आपके अकॉर्डिंग या आपके क्या कहते हैं बेरोजगारी को दूर करने का कार्य करे। दूसरा मैटर। उसके बाद तीसरा पॉइंट और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है फ्रेंड्स, कि जो बेरोजगारी वर्ड की परिभाषा हम लोग देते हैं, हमारे सामान्य लोग जो बेरोजगारी वर्ड की परिभाषा देते हैं, इनका मतलब जिनके पास गवर्नमेंट जॉब नहीं है वो सभी के सभी बेरोजगार है। बताओ क्या प्राइवेट जॉब करने वाला जो 25,000 और 50,000 सैलरी कमाता है, क्या वह रोजगार नहीं प्राप्त किया है? क्या वो रोजगार में नहीं है? हम लोग उसे भी बेरोजगार की कैटेगरी में रखते हैं और उसे हम लोग शिक्षित बेरोजगार कहते हैं। तो फ्रेंड्स, इस तरह की जो मेंटेलिटी हम लोगों ने परिभाषा खुद से बना रखी है, इन चीज़ों को पहले कंट्रोल करना पड़ेगा। तो ये तीन एकदम फैक्चुअल बातें हैं जो कि हमारे इन सभी बेरोजगारी की समस्या के लिए आपका मेंटर है। अब बात ये आती है कि इन समस्याओं को आप दूर कैसे कर सकते हैं। तो दूर करने की अगर रीजन की बात करें तो फर्स्ट नंबर चीज़ तो आपको पॉपुलेशन कंट्रोल करना पड़ेगा। जनसंख्या जो दिन दुगुना रात चौगुना वृद्धि कर रही है, फर्स्ट पॉपुलेशन कंट्रोल। सेकेंड क्या करना पड़ेगा आपको, राजनेता जो आपका इलेक्शन होता है वोटिंग उसे करे जो आपके देश को आगे और बेहतर फॉर्म में लेके जाए। तीसरी नंबर पॉइंट कि आप बेरोजगारी का परिभाषा चेंज कीजिए। अगर आप अपने आप में टैलेंट मेंटेन करते हैं तो प्राइवेट जॉब भी कर सकते हैं। अगर प्राइवेट जॉब अगर गवर्नमेंट जॉब नहीं होती है तो प्राइवेट जॉब अगर करते हैं तो वह आपका बेरोजगार नहीं कहा जाएगा, वह भी आपका रोजगार ही होगा। आशा है फ्रेंड्स मेरी ये पॉइंट सबको क्लियर हो रही होगी कि अर्थात कि राज्य सरकार का जो प्लान है कि काम देना, उचित पैसे देना, उनकी आपकी बाकी समस्या और जीवन स्तर को सही करना, उनके अतिरिक्त जितने भी सुख सुविधाएं हैं उनके लिए जो प्रोवाइड करने की आवश्यक और जितने भी कमोडिटीज हैं उन सभी कमोडिटीज़ को इकट्ठा प्राप्त करने में उनकी सहायता करना। तो जब ये सभी चीज़ें हैं तो इनमें राजनेता के साथ साथ हमारी भी कुछ जिम्मेवारी बनती है ना। जिम्मेवारी ये बनती है कि पॉपुलेशन इतना ज़्यादा बढ़ रहा है, एक आपका ईयर में एक साल में लाखों के लाख स्टूडेंट ग्रेजुएट हो रहा है। बताइए कितने ग्रेजुएट जॉब प्राप्त कर सकते हैं और कितना हमारा क्या कहते हैं गवर्नमेंट सेक्टर में इतना जगह है, इतना रिटायर हो रहे हैं प्रत्येक साल कि उतने लोगों को हम सीट पर रख सकते हैं। कभी पूरा इसका नहीं हो सकता है जब तक हमारा पॉपुलेशन कंट्रोल नहीं हो, इलेक्शन जो वोटिंग करते हो वोटिंग का सिस्टम सही नहीं हो, या फिर आपका तीसरा जो हम लोग आपका डेफिनेशन देते हैं बेरोजगारी का, वह डेफिनेशन का आपका चेंजेस नहीं हो। तो इसलिए इन समस्याओं को आप जरा गौर करेंगे। आइए फ्रेंड्स आगे की इसमें अगर बात करें तो ये कहता है विशेषतया ग्राम में कुटीर उद्योगों की व्यक्तिक और सहकारी आधार बढ़ाने का प्रयास करेगा। आपने देखा होगा जितने भी कुटीर उद्योग जैसे कि बीड़ी बनाना एक क्या हो गया हमारा कुटीर उद्योग हो गया। अर्थात कि छोटे लेवल पे जो ग्राम या समाज में आपकी जो क्रियाएं की जाती हैं वह सभी किसके अंतर्गत आते हैं, वह सभी के सभी कुटीर उद्योग में आते हैं। तो इनको सम्मान करने के लिए उसके बाद इसके अतिरिक्त स्वयं सहायता ग्रुप भी बनी हुई है, स्वयं सहायता ग्रुप भी बनी हुई है, इसमें हेल्प करेगा। उसके बाद आपका सेंटर आपका स्टेट गवर्नमेंट क्या करेगा, नाबार्ड से जो आपका प्रोवाइड होता है आपका एग्रीकल्चर के लिए जितने भी पैसे प्रोवाइड होते हैं इनको प्रोवाइड करने में हेल्प करेगा, गारंटर के फॉर्म में कार्य करेगा। तो इस तरह की बहुत सारे कार्य हैं जिन कार्य को करने में कौन मदद करेगा, राज्य सरकार, ताकि लोगों के बीच में कार्य और साथ ही साथ जीवन का स्तर जो है बेहतर हो सके या फिर प्रोग्रेसिव फॉर्म में कार्य कर सके। आशा है फ्रेंड्स अनुच्छेद संख्या 43 क्लियर हो गया होगा, जिनमें यह बात कही गई है कि राज्य सरकार का अधिकार है कि कार्य को देना, उनके उचित निर्वाह मजदूरी को प्रदान करना, कुटीर उद्योग सहकारी आधार पर और अधिक अभिवृद्धि करने की पूर्ण रूप से प्रयास करना। क्लियर है फ्रेंड्स सबको अनुच्छेद संख्या 43। ये सभी जो अनुच्छेद हम लोग राज्य का नीति निर्देशक तत्व देख रहे हैं, इन देखने के बाद सभी का वन लीनियर साथ ही साथ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के फॉर्म में हम लोग जरूर एक बार देखेंगे। इसलिए आप कंटिन्यू इस सेशन में आप बने रहें क्योंकि हम लोग साथ साथ अभी इसके बाद ऑब्जेक्टिव सीरीज भी देखने वाले हैं, ताकि आपका रिवीजन और एग्जाम का लेवल पता चलते रहे कि इस पार्ट से कितनी गहराई से क्वेश्चन आ चुकी है
या फिर अगले एग्जाम्स में आने वाली है। इनसे दोनों आपके फायदे हो सकते हैं। आइए फ्रेंड्स देखते हैं अगला पॉइंट। अगला कहता है संविधान के अनुच्छेद संख्या 43 के क के बारे में। यह क्या कहता है? उद्योग का प्रबंध, अर्थात कि इंडस्ट्रीज, फैक्ट्रीज, ये सभी चीज़ें जो है जितना अधिक हो सके बने, इनकी बात। दूसरी नंबर बात क्या कहता है फ्रेंड्स? दूसरी नंबर बात कहता है आपका कि कर्मकारों का भाग लेना, अर्थात कि जो काम करने वाले व्यक्ति हैं वह आपका सामान्य रूप से क्या करे? भाग ले, या बेहतर रूप से उनको कार्य को करने के लिए आपका राज्य सरकार क्या करे? इस पर प्रॉपर केयर करे। तो फ्रेंड्स अगर इस अनुच्छेद संख्या 43 क की बात की जाए, जो उद्योग प्रबंध और कर्मकारों के भाग लेने की बात कही गई है, ये फ्रेंड्स हमारे मूल जो संविधान है इसमें वर्णित नहीं है। यह कहाँ वर्णित है? यह आपका 1976 में, जो हमने बताया था अभी कि 42वां संविधान संशोधन जो हुआ था 1976 में, उनके धारा जो 9 है, एक्ट 9 जो है इसमें धारा है, उस धारा 9 के अनुसार यह इसे स्थापित किया गया। अर्थात क्या? संविधान के अनुच्छेद संख्या 43 के क को लास्ट में बाद में जोड़ा गया है, और वो है आपका 42वां संविधान संशोधन। कॉन्फ्रेंस इसे याद रखिएगा, आपका 42वां संविधान संशोधन जो कि 1976 में हुआ था, और उनके भी जो धारा 9 है, आर्टिकल्स 9 में इस बात को आपको ऐड किया गया था। फ्रेंड्स अगर बात करें कि यह लागू होने की, तो यह लागू हुआ था 3 जनवरी 1977 से, अर्थात कि अनुच्छेद संख्या 43 का क 3 जनवरी 1977 से लागू हुआ था। हालांकि इनका संशोधन 1976 में, अर्थात कि 42वां संविधान संशोधन द्वारा किया गया था, जिनमें इनके धारा 9 में इनके बारे में वर्णन किया गया है। ऐसा फ्रेंड्स क्लियर हो गया होगा सबको कि 43 का क 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा के धारा 9 में इसके बारे में वर्णन किया गया है। क्लियर है फ्रेंड्स सबको? हालांकि ये लागू 3 जनवरी 1977 से हमारे देश में एक्टिव फॉर्म में कार्य कर रही है। क्लियर है फ्रेंड्स? अगर क्लियर है तो जरा इसे समझ लीजिए आप क्या कहना चाहते हैं। राज्य किसी उद्योग में लगे हुए उपक्रमों, स्थापना या अन्य संगठन के प्रबंध, कर्मकारों का भाग लेने सुनिश्चित करने के लिए उपयुक्त विधान द्वारा किसी अन्य रीति से कदम उठाएगा। अर्थात कि गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि किस फॉर्म में कार्य करेगा। कोई उद्योग लगाना हुआ, किसी अन्य उद्योग अर्थात कि किसी फैक्ट्री या कंपनी का स्थापना करने की बात हुआ, या उपयुक्त प्रबंध करने के अर्थात कर्मकारों के लिए प्रबंध करने का या उनके भाग लेने का, इन सभी तरह की जो बातें हैं वह आपका कौन ग्रांट करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं बल्कि स्टेट गवर्नमेंट, अर्थात कि राज्य सरकार इस बात की गारंट करता है कि हर व्यक्ति को उसका अधिकार प्राप्त होगा, वह है आपका काम करने का अधिकार। और इनके लिए जितनी भी कंपनी फैक्ट्री स्थापना करने की बात होगी उसके लिए आपका स्टेट गवर्नमेंट जिम्मेवार होता है। और इस बात को 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा लागू किया गया है। बताओ फ्रेंड्स क्लियर है सब किसी को? सब किसी को क्लियर है फ्रेंड्स? तो फ्रेंड्स ये थे हमारे टॉप के पॉइंट जो कि हमारे लिए आज के सेशन में था। अर्थात कि हम लोगों ने देखा 40 से लेकर 43 तक की सभी पॉइंट को। आगे के हम पॉइंट में हम चर्चा करेंगे 44 से लेकर 51 तक की सभी पॉइंट को। आशा फ्रेंड्स सब किसी को क्लियर हो गया होगा। अगर क्लियर हुआ हो, अगर फ्रेंड्स सभी को पॉइंट क्लियर हो गया हो तो एक बार प्लीज सेशन को जरूर लाइक करें। चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आप पूरी सेशन में हमारे साथ बने रहें, इसके लिए थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स। जय